हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य में 3 राजवंश आ जाते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और कुषाण वंश। तो एक एक करके हम सभी राजवंशों के बारे में देख लेंगे। पहले देखेंगे शुंग वंश के बारे में, जो चला था 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखेंगे कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में। तो देखो, ब्राह्मण साम्राज्य का ये जो स्थापना है ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ब्राह्मण साम्राज्य में किस वंश की स्थापना? तो शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था बृहदत्त का सेनापति। बृहदत्त कौन थे? अब तो बृहदत्त थे मौर्य साम्राज्य का अंतिम बृहदत्त थे मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा या फिर सम्राट कह लो। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट थे। तो पुष्यमित्र शुंग उनका ये मर्डर कर देता है और खुद सम्राट बनता है और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करता है। तो ऐसा होता है शुंग वंश की स्थापना और मौर्य वंश की पतन। तो चलो यहाँ से देखते हैं। तो शुंग वंश मगध प्रशासन पर राज करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। ये गैर क्षत्रिय राजवंश था मगध प्रशासन पर राज करने वाला शुंग वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अब पुष्यमित्र शुंग ने ही तो इसका बृहदत्त का अंत किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश का स्थापना करेंगे। ये कब से कब तक चला था, डेट आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया मगध पर। यह कितने वर्षों तक शासन किया पुष्यमित्र शुंग? तो आपको याद रखना है 36 वर्षों तक मगध पर यह शासन किया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का एक विरोधी शासक है। अब आगे है कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के खिड़कियों को तांबे का कराया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग सांची का स्तूप जिसे कि अशोक ने बनवाया था, आपको याद रखना है, अशोक ने इन सांची के स्तूप और भरहुति स्तूप को बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने तो बस इसमें एक छोटा सा काम किया था कि सांची के स्तूप में के खिड़कियों को उसने तांबे का कराया और भरहुति स्तूप के खिड़कियों को पत्थर का कराया। बस ये छोटा सा एक काम किया। तो अब आप बोलोगे कि ये बौद्ध धर्म का तो विरोधी शासक था। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। अभी आपने बताया कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी शासक था। तो देखो, भले ही ये पुष्यमित्र शुंग विरोधी शासक था बौद्ध धर्म का, लेकिन ये बौद्ध धर्म से में ये काम करा देता था क्योंकि ये लोगों के प्रति ये था, लोगों के प्रति झुकाव रखता था, ना कि धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति। तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो तो इससे पुष्यमित्र शुंग से कहेंगे कि आप हमारे धर्म को संरक्षण कीजिए। तो ये पुष्यमित्र शुंग की ये तो मजबूरी बन जाएगी कि ये बौद्ध धर्म को संरक्षण दे, क्योंकि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी था, किसी धर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो लोगों को खुश करने के लिए ये तो कुछ भी कर सकता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने लोगों को खुश करने के लिए इन स्तूपों इसका ये किया, सांची के स्तूप के खिड़कियों को तांबे का कराया और भरहुति स्तूप के खिड़कियों को पत्थर का कराया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वो पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। यदि आप वर्तमान में सांची के स्तूप के स्वरूप देखेंगे तो वो कब का है? तो पुष्यमित्र शुंग के काल का है। पुष्यमित्र शुंग के समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना की गई। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय एक बौद्ध पुस्तक है जातक, इसकी रचना की गई। तो आपको याद रखना है जातक किस धर्म की पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो, इसके समय यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय पाणिनि एक व्यक्ति है, इसने अष्टाध्यायी लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखा, गार्गी ने गर्ग संहिता लिखा और जिनसेन ने हरिवंश की रचना की। तो इन रचनाओं के और इन रचनाकारों के नाम आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ लिया जाएगा इससे क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की या फिर पाणिनि की रचना क्या है, मनुस्मृति ने क्या लिखा है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तो पहला था विदर्भ का युद्ध और दूसरा था यमन आक्रमणकारी का युद्ध। तो देखो, दोनों युद्धों को पुष्यमित्र शुंग ने, ये जो विदर्भ का युद्ध और यमन आक्रमणकारी का युद्ध है, इन दोनों ही युद्ध को पुष्यमित्र शुंग ने अपने उत्तराधिकारी, पुष्यमित्र शुंग का एक उत्तराधिकारी है जिसका नाम है अग्निमित्र, अपने उत्तराधिकारी की मदद से जीत लिया। उत्तराधिकारी यानी कि अग्निमित्र की मदद से पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों युद्ध को जीत लिया। किन किन युद्ध को? तो विदर्भ का युद्ध और यमन आक्रमणकारी का युद्ध। इस युद्ध की जानकारी मालविकाग्निमित्र, जो कि कालिदास की रचना है, इसको भी आपको याद रखना है कि मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। तो इन युद्धों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो मालविकाग्निमित्र में मिलती है। तो अब आगे देखते हैं। मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है। अब आगे लिखा है कि पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया।
पहले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो डेमेट्रियस ने किया। डेमेट्रियस को भी पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र ने हरा दिया। और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व यानी कि यमन आक्रमणकारी का नेतृत्व किसने किया? तो मिंडार ने किया। तो मिंडार को भी पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हरा दिया। तो इन दोनों को ही अग्निमित्र ने हरा दिया। अब आगे है कि मिंडार को बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था नागसेन, मिंडार को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब मिंडार तो युद्ध हार गया था, वो यमन की तरफ लौट रहा था, युद्ध हार कर यमन की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में मिले एक बौद्ध भिक्षु नागसेन। उसने मिंडार को अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो मिंडार, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, फालतू में अपनी क्षति पहुंचा रहे हो, अपने बाल बच्चों की, अपने माता पिता, इन सभी की क्षति पहुंचा रहे हो तुम खुद से ही। तो मिंडार को ये बात समझ में आ गई और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे मिंडार ने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध को त्याग दिया। तो मिंडार ने युद्ध को त्याग दिया किसके कहने पर? तो नागसेन के कहने पर। यह पॉइंट आपको याद रखना है। शुंग वंश में कुल 10 शासक थे। शुंग वंश जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला था, इसमें 10 शासक हुए थे। तो पहला शासक तो पुष्यमित्र शुंग था, क्योंकि इसने ही तो स्थापना किया था। और 9वां शासक था भागवत। आपको ये ऐसे याद रखना है, 9वां शासक भागवत था और 10वां शासक देवभूति थे। 10 का आपको नाम नहीं याद रखना है, इन्हीं तीनों का नाम याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग, भागवत और देवभूति। तो आपको इस तरीके से याद रख लेना। अब आगे देखते हैं। इस वंश के शासक भागवत यानी कि 9वें शासक के दरबार में यमन राजदूत हेलियोडोटस आया, जो भागवत धर्म अपना लिया। यमन राजदूत हेलियोडोटस आया जो भागवत धर्म अपना लिया। इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति थे। इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मित्र वसुदेव ने कर दी। उन्हीं के मित्र वसुदेव ने की और इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना कर दी। तो अब कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो देवभूति ने की। आपको याद रखना है, सॉरी देवभूति नहीं, वसुदेव ने कर दी। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की। कब की? तो 73 ईसा पूर्व ने। 73 से 30 ईसा पूर्व तक चला था कण्व वंश। तो देखते हैं कण्व वंश के बारे में। तो कण्व वंश के बारे में देखते हैं, जो कि चला था 73 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पहले कण्व वंश के बारे में एक फैक्ट सुन लो, जिसमें इसमें मैंने नहीं लिखा है, तो सुनो पहले कि कण्व वंश ये जो मगध पर राज करने वाला सबसे छोटा वंश था। आपको याद रख लेना है कि कण्व वंश मगध पर राज करने वाला सबसे छोटा वंश था। कब से कब तक? 73 से 30 ईसा पूर्व तक ये मात्र चला था। 73 से 30 ईसा पूर्व तक लगभग कितने सालों तक? तो 27-26 सालों तक ही राज कर पाया था। तो अब देखते हैं। इस वंश के संस्थापक वसुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। कौन कौन हुए? तो वसुदेव हुए, भूमिपुत्र हुए, तरायण हुए और सुशर्मा हुए। ये 4 शासक हुए। इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक, इस वंश का सबसे अंतिम शासक, अयोग्य शासक और दुर्बल शासक सुशर्मा थे, जिनकी हत्या उसी के मित्र सिमुक ने कर दी। सिमुक ने इनकी हत्या कर दी। किनकी? तो सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की। कब? तो 30 ईसा पूर्व में। और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। कब? तो 30 ईसा पूर्व में। तो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, यानी कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। इसने अपनी राजधानी तगर को बनाई। सिमुक ने अपनी राजधानी तगर को बनाई। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी और राजकीय लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक मगध पर राज किए, जो प्राचीन भारत में किसी एक राजवंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, समझो। सातवाहन वंश कब से आए? तो 30 ईसा पूर्व में, और 250 ईसा पूर्व तक बने रहे भारत में, लगभग 300 सालों तक। यानी कि प्राचीन भारत में जो राजवंश चला सबसे अधिक समय तक, वो सातवाहन वंश ही चला था। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मौर्य वंश सबसे अधिक सालों तक चला, तो मौर्य वंश नहीं चला था। हालांकि मौर्य वंश एक बहुत ही प्रतापी वंश था। इसने बहुत सारे काम किए, मगध को बहुत आगे तक खींच कर ले गया। लेकिन सातवाहनों ने भले ही कोई काम नहीं किया, इन्होंने ऐसे ही मगध पर रुके रहे, लेकिन ये 300 सालों तक भारत पर बने रहे। यानी कि मगध पर जो सबसे अधिक समय तक राज करने वाला राजवंश है वो कौन है?
तो सातवाहन वंश है। आपको याद रखना है। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था, यानी कि सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? हाल था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। आगे पढ़ते हैं अब। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। हालांकि इसके वंश का सबसे योग्य शासक जो था वो तो था हाल, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया। इसके समय नासिक के जो शक शासक है इसने आक्रमण किया, नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया? तो उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो समझो। महाराष्ट्र के नासिक के जोगलथंबी में मिले सिक्कों से मिलती है। इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के जोगलथंबी में मिले सिक्कों से, जिसके एक ओर गौतमीपुत्र सतकर्णी एवं दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र अंकित है, जिससे ये पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी एक ऐसा शासक था जो कि सातवाहन वंश को बहुत आगे तक ले गया और सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो आप आगे देखते हैं। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी बना। यानी कि सातवाहन वंश का अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी बना गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद। इसके समय उज्जैन के शक शासक का आक्रमण हुआ। इसके समय उज्जैन का जो शक शासक है उसका आक्रमण हुआ। आखिर ये शक शासक है कौन? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा बार बार। तो इसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि विदेश से आए हुए थे। ये शक शासक विदेश से आए हुए थे, भारत के ये नहीं थे, ये गैर भारतीय थे। वो बार बार भारत में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे और भारतीयों को हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय शासक इतने मजबूत थे कि इनको हरा दे रहे थे। जैसे कि ये वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी, हालांकि ये तो हार जाएगा। रुद्रदामन ने आक्रमण किया और रुद्रदामन से वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी हार गया और रुद्रदामन भारत में प्रवेश कर गया। लेकिन अगली वीडियो में हम जानेंगे शक शासक के बारे में डिटेल से। तो इस वीडियो में हम बस एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, इस वंश का अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी बना। इसके समय उज्जैन का शक शासक का आक्रमण हुआ। इस बार शक शासक का आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी को पराजित कर दिया। जैसे कि मैंने बोला था कि वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी हार जाएगा, तो हार गया। वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी और इसके बीच, रुद्रदामन के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। हो सकता है कि वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी के बेटी या फिर किसी और से रुद्रदामन शादी कर लिया होगा और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इन दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी से। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी था। इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यज्ञश्री सतकर्णी था। इनके सिक्कों पर जहाज का, ये जो पानी वाली जहाज होती है लकड़ी की, इनका चित्र अंकित है। कि इनके सिक्कों पर? तो यज्ञश्री सतकर्णी का। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे सातवाहन वंश की विशेषताएं। तो सातवाहन वंश की कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में इससे कि सातवाहन वंश की विशेषताओं का वर्णन करें या फिर सातवाहन वंश की विशेषताओं के बारे में लिखें। तो इसी तरीके से आप लोग को लिख देना है कि सातवाहन वंश उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन वंश जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। यानी कहने का मतलब है कि सातवाहन वंश ना तो कम्प्लीटली उत्तर भारत में बसा था और ना ही कम्प्लीटली दक्षिण भारत में था, ये दोनों के बीच में था। इसलिए इसे कह दिया जाता है कि सातवाहन वंश उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ये उत्तर भारत को भी जोड़ता था और दक्षिण भारत को भी जोड़ता था। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया। यानी कि ब्राह्मणों को जो सबसे पहले भूदान की व्यवस्था थी वो किसने लाया? तो सातवाहनों ने दिया। किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वाधिक भूदान किसने दिया, तो बच्चे याद रखते हैं सातवाहन, तो सातवाहन पर टिक आउट कर देते हैं और उनका हो जाता है गलत। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान दिया सातवाहनों ने, लेकिन सर्वाधिक भूदान दिया गुप्त शासकों ने। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहनों ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग इसका गुप्त राजाओं ने किया। तो
तो इसका भी आपको इसी तरीके से याद रखना है कि सर्वाधिक इसका प्रयोग किसने किया, तो गुप्त राजाओं ने किया। लेकिन इसको लाया कौन था कि वेतन के बदले सामंती व्यवस्था, तो सातवाहनों ने लाया था। सातवाहन समाज कैसा था, तो सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि इसमें माता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है था सातवाहन समाज में। तो अब आगे पढ़ते हैं। सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का का प्रयोग किया गया, यानी कि सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का का प्रयोग हुआ। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। अब सातवाहन वंश कहाँ पर बसा था, तो गोदावरी नदी के तट पर बसा था, जिसके कारण यहाँ की जो भूमि थी वो सबसे अधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी, यानी कि ये जो सातवाहन वंश का जो खाल था, उस समय कोई भी भूमि उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी की भूमि की उपजाऊ थी सातवाहन काल की। तो ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।